Good morning, friends. Now we are migrating towards the next foundation lectures. और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम साइटोप्लाज्म के लिविंग पार्ट के तरफ माइग्रेट हो रहे हैं और उस लिविंग पार्ट में हम वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने वाले हैं। जैसा पहला सेल ऑर्गेनेल्स मैं बोल रहा हूँ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड हम स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट, थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में हम सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे लाइक लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, स्पैरोसोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद में हम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे, दैट इज अ राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों स्टडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को वेरियस नाम है, जैसा मैं उसको बोल सकता हूँ पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी मिल इन अ सेल। तो जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ब्रेक करने में, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ब्रेक करने में और एटीपी सिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए उसको पावर हाउस और एनर्जी हाउस ऑफ सेल और एटीपी मिल इन सेल बोला गया है। दूसरा, ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है लेकिन एक सेल के जैसा है, मतलब इसका सेल स्ट्रक्चर अगर अपन ने देखा तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा ये पूरा सेल ऑर्गेनेल्स अपने को ऑब्जर्व होता है। तो इसको इसलिए इसको सेल विद इन सेल भी बोला गया है, सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल, यानी इट एक्ट एज अ सेल, बड़े सेल के अंदर है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसा इसका स्ट्रक्चर हमको दिखता है लेकिन ये सेल के अंदर है, इसलिए इसको बोला गया है सेल विद इन सेल, ध्यान में रखना। उसके बाद में इसको बोला गया है स्टोरेज बैटरीज ऑफ सेल, स्टोरेज बैटरीज ऑफ सेल, जिस पर सारा सेल वर्क कर रहा है, इसलिए इसको स्टोरेज बैटरीज ऑफ सेल बोला गया है। उसके बाद में ये मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स हम इसको बोलते हैं। उसके बाद में इसको हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, क्योंकि इसको खुद का डीएनए मॉलिक्यूल है वो रिप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू अपने मल्टीपल कॉपीज बनाता है, इसलिए इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स बोला गया है। और इसको डीएनए होने की वजह से वो वहाँ पर आरएनए और प्रोटीन बनते हैं, वहाँ पर आरएनए और प्रोटीन बनते हैं, इसलिए इसको अपन सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। यानी इसको खुद का डीएनए होने की वजह से, इसको खुद का डीएनए होने की वजह से वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस बताता है जिसके थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इसको प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियस के डीएनए पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, इसको खुद का ओन डीएनए है जो प्रोटीन बना सकता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब अगर कुछ हम हिस्ट्री के तरफ चलते हैं, हम यदि हिस्ट्री के तरफ चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कॉलीकेयर नाम के साइंटिस्ट ने। सो कॉलीकेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया इन द ईयर 1880 इन द मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट के मसल सेल्स होते हैं उसमें कॉलीकेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसको 1880 में ऑब्जर्व किया। उसके बाद में इसको इन्वेंटेड करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है फ्लेमिंग एंड अल्टमैन। सो फ्लेमिंग एंड अल्टमैन वाज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको नाम ध्यान में रखना है, पहला नाम मैंने बताया अल्टमैन, अल्टमैन जो है अल्टमैन एंड फ्लेमिंग, अल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने इसको क्या किया, इन्वेंटेड किया डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया, कॉलीकेयर ने किया। और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बेंडा, सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया ये टर्म दी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर अपन लेंथ देखेंगे तो वो 1 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ है, 1 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और उसका जो डायमीटर है वो नियर अबाउट है
0.221 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 0.221 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और उसके जो नंबर्स रहते हैं नियर अबाउट 1000 टू 1600 पर सेल, मतलब एक सेल में 1000 से लेके 1600 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके नंबर डिपेंड्स करते हैं कि जहाँ पर सेल की मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हाई है वहाँ पर इसके नंबर हाईएस्ट रहेंगे। ठीक है, जैसा अपन अगर देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट में रहते हैं, मोर देन 5 लाख नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। फ्लाइट मसल्स ऑफ जिसको बोलेंगे हम बर्ड्स, बोलो फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स में रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जनरली जो शेप रहता है वो सिलेंड्रिकल इन शेप रहता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर है वो एनिमल सेल में मोर है एज कंपेयर टू द प्लांट सेल, एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक सेल, दैट इज अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स बताए गए हैं। जैसा ये यहाँ पर न्यूक्लियस बताया है सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको अपन कंट्रोलिंग सेंटर, मास्टर और ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म करने वाला सेल ऑर्गेनेल्स है, पेरोक्सिसोम्स। उसके बाद में लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाला सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एरोबिक रिस्पिरेशन में मेनली इन्वॉल्व होता है वो जो सेल ऑर्गेनेल्स है दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डायग्राम है वो डायग्राम में ये बताया गया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल है ना। तो ये जो है, ये जो ऊपर की डायग्राम है ये प्लांट सेल में है, इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर अपने को क्लोरोप्लास्ट जो है वो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट अपने को दिख रहा है। ठीक है, और एनिमल सेल में जो है तो दोनों भी जगह पर यहाँ पर अपने को माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दिख रहा है। ठीक है, सो प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया है। तो ये यहाँ पर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपन देख सकते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और यहाँ पर भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होना, ये पॉइंट ध्यान में रखना आप। ये यहाँ पर सेल वॉल बताइए, लेकिन इट इज़ यहाँ पर सेल वॉल एक्चुअली नहीं रहती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर रिलेट कर देना। उसके बाद में ये प्लांट सेल में सेल वॉल रहती है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और गोल्गी apparatus। ये एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम है जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बताया है। ठीक है, उसके बाद में अब अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया का देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में जो है अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट दिखते हैं। सो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इसको ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी पहला जो पार्ट है इसका वो है दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है आउटर साइड में और एक इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों के मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और दोनों के बीच के स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन पर जो है ये प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होती है। सो प्रोटीन चैनल प्रेजेंट रहेंगे, सो दे आर कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे, पोरीन बोलेंगे। तो वो जो प्रोटीन चैनल है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है, सो इट एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल फॉर द एक्सचेंज ऑफ substances inside this माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटसाइड दिस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो है ये प्रोटीन चैनल होते हैं, उसको अपन बोलते हैं पोरीन बोलते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन पर अपने को पोरीन या प्रोटीन चैनल दिख रहा है। उसके बाद में जो इनर मेम्ब्रेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन जो है, तो इनर मेम्ब्रेन ने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बताए हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बता रहा है। तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई। सो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज क्रिस्टाई बोल रहे हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टाई बोल रहे हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेन फ्लूइड पार्ट है
उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स और स्ट्रोमा और ग्राउंड सब्सटेंसेस। सो इनसाइड दिस इनर मेम्ब्रेन, इनसाइड दिस हम बोल सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन भी आपने बोला तो चलेगा, सॉरी, इनसाइड दिस इनर मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड पार्ट, सो दैट फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड एज, मतलब ये जो पार्ट बताया गया है ये पूरा पार्ट, नॉट ये नहीं, वो तो आउटर है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है वो, ये जो पार्ट है ये सारा सब कुछ ये जो दिख रहा है, तो दिस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स और स्ट्रोमा और ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसमें राइबोसोम्स होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। और इस क्रिस्टा का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस क्रिस्टा पर जो है वो एटीपी सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको अपन ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। इस ऑक्सीजोम्स में एटीपी सिंथेटेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो एटीपी का क्या करता है, सिंथेसिस करता है, जो कि एटीपी का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हम ये बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में अपन ने सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन बताया, इनर मेम्ब्रेन बताया, ये दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और इसकी जो थिकनेस रहती है वो नियर अबाउट 60 to 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट रहती है। अब ये दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इट इज फिल्ड विथ वाटर एंड इट इज हैविंग थिकनेस नियर अबाउट 250 to 300 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है इसकी थिकनेस होती है। इसकी जो है इसमें इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो है उसकी थिकनेस रहती है नियर अबाउट 250 to 300 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, उसके बाद में इस पर आउटर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन चैनल होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोरीन बोलते हैं, जिसके थ्रू अपन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन दिस साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये इनर मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई बोलते हैं। सो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टाई, इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टाई। और इस क्रिस्टाई पर एक बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स, जिसमें एटीपी सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है जो एटीपी सिंथेसिस करता है। तो नेक्स्ट पार्ट है द फ्लूइड पार्ट। द फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूइड पार्ट दिख रहा है उस फ्लूइड पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा और ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसमें राइबोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन यानी क्या, जिस रिस्पिरेशन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज होता है उसको अपन बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, या जिस रिस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होकर, यानी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है और एटीपी तैयार होते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म करने वाला जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स है दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता था तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल नहीं होता था, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल नहीं होता था तो एटीपी नहीं बनते थे, और एटीपी नहीं बनते थे तो सेल को एनर्जी नहीं मिलती थी, और सेल को अगर एनर्जी नहीं मिलती थी तो सेल कभी भी वर्क नहीं कर पाता था। यानी कोई भी वर्क करने के लिए सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। तो एटीपी एरोबिक रिस्पिरेशन अगर नहीं होता था, माइटोकॉन्ड्रिया यदि एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं करता था तो एटीपी नहीं बनते थे। एटीपी बनते थे क्या, नहीं बनते थे, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं एनर्जी हाउस, पावर हाउस और एटीपी मिल ऑफ ए सेल। एटीपी मिल ऑफ ए सेल यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर ये सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता था तो एनर्जी प्रोडक्शन सेल में कभी भी नहीं होता था, और सेल में अगर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता था तो कभी भी सेल वर्क नहीं कर पाता था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको आज का जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड है नहीं। अपना जो टॉपिक था आज का दैट इज़ द स्टडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें हमने पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई कि माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स है, उसके बाद में उसके डिस्कवरी के बारे में बताया, उसको फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया, इन्वेंटेड किसने किया, टर्म किसने दी, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में अपने डायमीटर,
लेंथ, उसके नंबर्स, है ना, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में अपन ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में अपने को कौन कौन से पार्ट्स दिखते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया दैट इज़ अ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो मैं ऐसा समझता हूँ दोस्तों कि आपको आज का जो लेक्चर है वो आसानी से समझ में आया होगा। इसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। आप बेसिक मतलब 8th स्टैंडर्ड से नियर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल स्टडी कर रहे हैं। 8th में भी था, आपको 9th में भी था, और 10th में भी जो है वो सेल के बारे में दिया गया है। तो इसमें ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं है। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स then you have to please ask me. So thank you for watching this video.